तो गाइज अब तक हमने देखा मिमोरी पिगी मारू की मदद से सभी डीमंस को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और एक एक करके उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ ईव मिमोरी की चिंता में उसे ढूंढने चली जाती है और यहाँ सोकू नोटिस करती है कि काशिमा भी कहीं गायब हो गई है। तब यहाँ हम देखते हैं मिमोरी को उन डीमंस के साथ लड़ने में मुश्किल हुई होती है और ईव जाकर काशिमा से टकरा जाती है, जहाँ इत्सुकी उस पर हमला कर देती है जिससे कि उसकी आवाज चली जाती है। और अब आगे तब यहाँ लिज मिमोरी और ईव की चिंता कर रही होती है और सैरस कहती है, चिंता मत करो लिज, मिमोरी ने कहा है कि वो इस सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं, तो इसलिए वो ईव के साथ जरूर वापस आएंगे। तब यहाँ इत्सुकी ईव पर हमला कर रही होती है और ईव उसके हमले को डॉज करते हुए सोचती है, हर हमले के साथ इसका निशाना और अच्छा होता जा रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बैटलफील्ड में ऐसे इम्प्रूव कर रही है। तब इत्सुकी जैसे ही ईव पर हमला करने में कामयाब होने लगती है वैसे ही हिजरी आकर उसे रोक देती है। तब इत्सुकी कहती है, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी बहन, पर आप मुझे ये बताएंगी कि आपने मुझे इसे मारने से क्यों रोका? तब हिजरी कहती है, ये कोई डीमन नहीं है क्योंकि ये एक लेपर्ड है। तब इत्सुकी कहती है, क्या इसमें और डीमन में कोई फर्क है? तब हिजरी कहती है, इसके पास इंटेलिजेंस है जो कि डीमंस के पास नहीं होती, और इसकी आंखों में जो डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह है। तो हम शायद ये भी कह सकते हैं कि ये बात भी कर सकती है। तब इत्सुकी कहती है, पर इसने अभी तक तो कुछ नहीं बोला। तब हिजरी कहती है, लगता है तुमने सबसे पहले इसके गले पर वार किया होगा। मुझे माफ करना, मेरी बहन बस मेरी इंस्ट्रक्शन मान रही थी, जिस वजह से इसने आप पर हमला कर दिया। तब इत्सुकी भी ईव से माफी मांगने लगती है। तब ईव सोचती है, ये लोग बहुत ज्यादा शांत हैं और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग बिल्कुल मेमोरी की तरह हैं। तभी ईव उन दोनों से उनका नाम पूछती है और हम देखते हैं हिजरी को पहले ही एहसास होता है कि ईव एक ब्लड फाइटर है, क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत बार सुना होता है। तब वो ईव से उसके साथियों के बारे में पूछने लगती है। तब ईव कहती है, मैं अपने मास्टर को ढूंढ रही हूँ। तब हिजरी कहती है, तो अगर तुम उन्हें ढूंढ रही हो इसका मतलब वो जिंदा हैं और वो इतने ताकतवर हैं कि ह्यूमनॉइड डीमंस को भी हरा सकते हैं। तब ईव कहती है, तुमने बिल्कुल सही गैस किया है, पर तुम लोग कभी भी मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ को मुहैया नहीं कर सकते। और तब वो वहाँ से चली जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं मिमोरी अभी भी मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके करीब आ जाता है, पर मिमोरी उसे भी ठिकाने लगा देता है। तब हम देखते हैं पिगी मारू का बुरा हाल हो चुका होता है, जिस वजह से वो उसे आराम करने के लिए कहता है और वो स्ले को भी आराम करने की सलाह देता है। तब मिमोरी देखता है 2017 रैंक पर पहुंच चुका होता है, पर उसका स्टेमिना और घाव अभी भी भर नहीं रहे होते और वो बहुत ज्यादा थक गया होता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि एक ह्यूमनॉइड डीमन उस पर नजर रखे हुए है और सोचता है, मैं अपनी स्किल को तभी यूज कर सकता हूँ जब मैं अपने टारगेट को देख सकता हूँ, और यही मेरी एबनॉर्मल स्किल की कमजोरी है जिसे ये ह्यूमनॉइड डीमन पहचान गया है। तो लगता है मुझे इसे सामने लाने का प्लान बनाना होगा। तब मिमोरी स्ले को भागने के लिए कहता है और हम देखते हैं वो ह्यूमनॉइड डीमन छुपकर मिमोरी का पीछा कर रहा होता है, जिस वजह से मिमोरी उसके ऊपर अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। तभी वो डीमन दूर से उन पर हमला कर देता है, जिससे हम देखते हैं मिमोरी को चोट लग जाती है और स्ले भी चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तब वो डीमन मिमोरी के पास आने लगता है और मिमोरी पिगी मारू से एक फेवर मांगता है। तब वो डीमन हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ बहुत सारी धूल उड़ जाती है और मिमोरी अपना फेस मास्क फेंक कर उस डीमन का ध्यान भटकाता है। तब पिगी मारू और स्ले भी उस डीमन का ध्यान भटकाने लगते हैं और हम देखते हैं मिमोरी आसमान से आकर उस डीमन को पैरालाइज कर देता है और उसके ऊपर बर्ज़र्क स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है। तब मिमोरी कहता है, तुम सही सोच रहे हो डीमन, मैंने इस मास्क को इसलिए फेंका था ताकि तुम ये सोचो कि ये मेरा नकली सिर है और इस पर हमला कर दो, और उसके बाद जब पिगी मारू तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर ले तब मैं स्ले की मदद से हवा में उड़ जाऊं ताकि मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे ऊपर अपनी स्किल को एक्टिवेट कर सकूं। तुमने मुझसे छुपकर चाल तो अच्छी चली थी, पर तुम ये भूल गए कि अगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता तो तुम भी मुझे नहीं देख सकते। तब हम देखते हैं मिमोरी का लेवल 2019 तक पहुंच जाता है और उसकी पैरालाइज स्किल अपडेट होने के साथ साथ एक हायर लेवल स्किल खुल जाती है। तब स्लेव भी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं मिमोरी बहुत ज्यादा थक गया होता है। तभी एक मॉन्स्टर वहां आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, पर ईव आकर उन्हें बचा लेती है। तब मिमोरी कहता है, मुझे लगा ही था कि ये जरूर होगा। तब ईव उन सभी को उठाकर वापस केव की तरफ ले जाने लगती है और मिमोरी को ये भी बताती है कि वो उसकी 3 दोस्त हिजरी, इत्सुकी और काशिमा से मिली है। तब मिमोरी कहता है, कहीं तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया? मुझे आपका उनके साथ रिलेशन नहीं पता था, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छी बात है, उन्हें यही लगना चाहिए कि मिमोरी मर चुका है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी क्लास के हीरोज गॉडेस के खिलाफ मेरे रिवेंज में बाधा बन सकते हैं। तब ईव उन सभी को लेकर केव के पास पहुंच जाती है, जहां लिज और सैरस उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। तब सैरस सभी के जख्मों पर मलहम लगा देती है और ईव कहती है, आज रात गार्ड की ड्यूटी मैं करूंगी। तब मिमोरी
कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए, जो कि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होगी। तब ईव इस चीज के लिए मना कर देती है और गार्ड ड्यूटी के लिए चली जाती है। तब सैरस मेमोरी के फटे हुए कपड़े भी सी देती है और कहती है क्या आपको नींद नहीं आ रही है? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। तब सैरस मेमोरी को उसकी गोद में सोने के लिए कहती है और मेमोरी उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। तब सैरस कहती है आपको वो सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इतना ज्यादा थका हुआ लग रहा हूँ? जब डीमंस ने हम पर हमला किया था तब आपने ऐसे एक्ट किया जैसे कि सिर्फ आप ही हो जो अकेले उन सभी को संभाल सकते हो। इसे सुनकर ईव और लिस को तो अच्छा लगा, पर मैं जानती थी कि आप झूठ कह रहे हैं। जब आप अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं तब मुझे डर लगता है कि कहीं किसी दिन आप टूट ना जाएं, और मुझे इसी चीज की सबसे ज्यादा चिंता होती है। सैरस, अगर तुम्हें सच में मेरी इतनी चिंता है तो प्लीज मेरा साथ देना ताकि ऐसा कभी ना हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको जरूर बचाऊंगी, पर आप प्लीज मुझे वो बात जरूर बताइएगा जिससे आप परेशान होंगे, ताकि मैं हर हालत में आपकी मदद कर सकूं। तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे कि एक बड़ी बहन ऐसी ही होती है। तब मेमोरी और सैरस एक दूसरे से अपनी एज शेयर करते हैं और हम देखते हैं सैरस मेमोरी से 2 साल बड़ी होती है। तब मेमोरी कहता है तो लगता है तुम मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करोगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमारे स्क्वाड के किंग हो, तो इसलिए आप मेरे लिए किंग ही रहोगे और आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तब मेमोरी सो जाता है और सैरस सोचती है इन्हें ऐसे अपनी उम्र के हिसाब से शांत रहना चाहिए, पर ये हमेशा चिंता में रहते हैं। और किसने सोचा था कि मुझे इस तरह किसी से अट्रैक्शन हो सकती है। तब सैरस मेमोरी को नीचे सुला देती है और वहाँ से जाने लगती है, पर अचानक से वो मेमोरी के ऊपर गिर जाती है और उसके करीब जाकर उसे किस कर देती है। तब सैरस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और तब हम देखते हैं मेमोरी को भी होश आ जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि वहाँ क्या हुआ है। तब वो सैरस की इजाजत से उसे स्लीप स्किल से सुला देता है। तब यहाँ काशिमा इत्सुकी और हिजरी को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तब इत्सुकी कहती है मुझे आखिर ये बताओ कि तुम आसाकी की ग्रुप में क्यों हो? तुम्हें तो सोगू के ग्रुप में होना चाहिए था। तब काशिमा उसे बताती है कि वो अपना पहला शिकार नहीं कर पाई थी, जिसमें आसागी ने उसकी मदद की थी और इसी वजह से वो अब आसागी के साथ है। तब इत्सुकी कहती है मुझे तो लगता है कि आसागी के कुछ स्क्रू ढीले हैं। तब काशिमा कहती है आपने सही कहा, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी दिन सोगू को भी बचाएगी। तब यहाँ अगले दिन मेमोरी और उसके साथी अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तब सैरस कहती है मिस्टर मेमोरी, मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना है, पर अभी मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, तो इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। तब मेमोरी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सैरस सोचती है जिस तरह मैं बात कर रही हूँ वो गलत है। अगर मैंने जल्दी ही इन्हें अपनी फीलिंग ना बताई तो ये मुझ पर अपना भरोसा खो देंगे। मुझे इन्हें किसी भी कीमत पर कहना होगा, चाहे ये इसके बाद मुझसे बात करें या ना करें। मैं इनसे प्यार करती हूँ, पर ये कहना मेरे लिए किसी एनिमी की तरफ स्वॉर्ड करने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो प्लीज मुझ पर थोड़ा भरोसा रखिएगा मिस्टर मेमोरी। तब हम देखते हैं मेमोरी को इस बात का एहसास होता है कि सैरस क्या कहने वाली है, पर वो सैरस को उसका टाइम देना चाह रहा होता है ताकि वो खुद ही इसे कन्फेस करे। तब वो लोग विच के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें आसपास मैजिक सील दिखाई देती है, पर उनमें से कुछ सील टूट चुकी होती हैं। तब वो लोग कुछ दूर आगे जाकर देखते हैं कि विच की मैजिक सील से एक गोलम एक्टिवेट हो जाता है और उनकी तरफ हमला करने लगता है, पर मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है। तब ईव कहती है क्या मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूं? मैं इसे तबाह करके विच को अपने खिलाफ नहीं भड़काना चाहता, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तब आगे जाकर उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके बेसमेंट में बहुत सारे गोलम्स काम कर रहे होते हैं और तब उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है जिसे खोलने के लिए बहुत सारे मैजिकल पावर की जरूरत होती है। तब मेमोरी उसके अंदर मैजिक को भर देता है जिससे कि वो दरवाजा खुल जाता है। तब यहाँ काशिमा, इत्सुकी और हिजरी वापिस सारे हीरोज के पास पहुंच जाते हैं, जहां आसागी काशिमा को गले लगा लेती है और उससे गायब होने का रीजन पूछने लगती है। तब काशिमा उसे बताती है कि वो ठीक है और टाकू सिस्टर्स ने उसे बचा लिया है। तब सोगू भी काशिमा का हालचाल पूछने लगती है और आसागी इंस्ट्रक्टर्स को बताने चली जाती है कि काशिमा वापस आ गई है। तब काशिमा सोचती है मैं अभी भी बहुत डरपोक हूँ, पर मुझे ताकतवर बनना होगा। तब हिजरी कहती है काशिमा को ढूंढने का डिसीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि जो सोल्जर्स हमें फॉरेस्ट में मिले थे वो पक्का हमारी क्लास को खत्म करने आए थे। तब इत्सुकी कहती है आखिरकार आप कहना क्या चाहती हैं? तब हिजरी कहती है अगर काशिमा मर जाएगी तो इसका सबसे ज्यादा असर सोगू पर होगा, और अगर वो टूट गई तो यहाँ पर बहुत कुछ बदल जाएगा। तब यहाँ मेमोरी और उसके दोस्त देखते हैं कि उस दरवाजे के उस पार एक अलग दुनिया होती है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब फॉरबिडन विच उनके सामने आ जाती है और मेमोरी सोचता है ये पक्का वही है, और अगर इसके बारे में जो अफवाह है वो सच है तो यही है जो मुझे बुक ऑफ फॉरबिडन स्पेल समझा सकती है। तब यहाँ गॉडेस कहती है जल्दी से जल्दी सभी हीरोज को वापस बुला लो, क्योंकि ग्रेट डीमन एम्परर की आर्मी मूव कर रही है। तो चलो अब देखते हैं कि कितने लोग वापस आएंगे और कितने लोग ताकतवर होकर वापस आएंगे। तब फॉरबिडन विच कहती है मेरा नाम एरिका एनरवल है
और मैं वही फॉरबिडन विच हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। तब मेमोरी सोचता है अब बस इंतजार करो गॉडेस, मैं वो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा जो तुम्हारे पास है। और इसी के साथ फेलियर फ्रेम का सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब गाइस आपको ये वाला सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप मांगा एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके उस चैनल को देख सकते हो। बाकी जैसे ही सीजन नेक्स्ट आता है वैसे आपको उसका पहले एपिसोड का लिंक स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले सीजन को देख पाओगे।